बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट द स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग जो है ना किस चीज़ को कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि चाहे वो जो भी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेंगे हम कि एक नर्सिंग डिपार्टमेंट है, तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो नर्स होता है, हेड नर्स होता है, नर्सिंग सुपरवाइजर होता है, नर्सिंग मैनेजर होता है, साथ में जो है ना उधर स्टाफ नर्स होते हैं। तो ये सारी की सारी उधर जो क्लिनिकल होते हैं, क्लिनिकल लोग होते हैं, नॉन क्लिनिकल लोग होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये स्टाफिंग ही में आते हैं, स्टाफिंग के अंदर आते हैं। इसमें क्या था, स्टाफिंग रेफर टू नंबर एंड मिक्सचर ऑफ personnel assigned to work in nursing unit at a given time। एक खास टाइम में कितनी लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, एंड मिक्सचर ऑफ पर्सनल, कितनी कौन सी टाइप्स की है, जैसे कि टाइप्स मैंने आपको बताई, कितनी नंबर ऑफ लोग हैं और कितने टाइप्स के लोग जो भी हो, चाहे वो हाउस कीपर हो, चाहे वो कीपर क्लीनर वगैरह हो, चाहे वो गेट कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो भी हो, जो नर्सिंग यूनिट में विद इन वही डिपार्टमेंट में विद इन स्पेसिफिक टाइम, विद इन अ गिवन टाइम जो काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टाफिंग में ही वो आते हैं स्टाफ। ओके, गोल ऑफ स्टाफिंग किस चीज को कहते हैं? The goal of staffing is to provide an adequate number and mixture of personnel to give proper care to the patient and the nursing unit at a particular time। स्टाफिंग का मेन गोल क्या होता है कि आप जो है ना हर एक डिपार्टमेंट को आप एडिकेट नंबर ऑफ लोग पीपल दे दो, एडिकेट नंबर ऑफ नर्सेज दे दो, और उसमें जो है ना आप मिक्सचर ऑफ पर्सनल दे दो। मिक्सचर ऑफ पर्सनल ये कि आपने सारे वार्ड को जो है ना सिर्फ नर्सेज से नहीं भरना है, आपने वार्ड में जो है ना और भी लोगों को रखना है। आपने उसमें जो है ना, अगर एक नर्सिंग यूनिट है तो नर्सिंग यूनिट में आपने उधर क्लीनर को भी रखना है, आपने नर्स मैनेजर को उधर भी हायर करना है, उधर आपने हेड नर्स को भी हायर करना होता है, स्टाफ नर्स को या लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को भी आपने हायर करना होता है। तो आप मिक्सचर ऑफ नर्सेज, मिक्सचर ऑफ पर्सनल जो है ना आप उधर हायर करोगे। और इसका मेन काम क्या होगा, मेन फंक्शन, मेन गोल इसका ये होगा कि आप पेशेंट के केयर को जो है ना और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। ओके, स्टाफिंग क्लासिफिकेशन, स्टाफिंग में कौन कौन से लोग होते हैं? स्टाफिंग में बैचलरेट डिग्री वाले जो लोग होते हैं नर्स, वो होते हैं प्रोफेशनल नर्स। जैसे कि बीएससी जो लोग कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएस कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये प्रोफेशनल नर्स होते हैं। जो लोग डिप्लोमास करते हैं तो वो टेक्निकल नर्सेज होते हैं, सेकेंडरी टेक्निकल नर्सिंग स्कूल, डिप्लोमा डिग्री। लेकिन डिप्लोमा के साथ जो लोग फिर पोस्टर रैंक करते हैं तो वो भी फिर प्रोफेशनल नर्सेज बन जाते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग में कौन से लोग होते हैं? ऑक्सिलरी में मैसेंजर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट पर्सनल होते हैं। जो लोग जो है ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे में पैगामात वगैरह जो है ना लेके जाते हैं, लेटर्स वगैरह लेके जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स जो है ना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट पर्सनल होते हैं, तो सारे के सारे लोग जो है ना वो ऑक्सिलरी स्टाफ में ही आते हैं। ओके, अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग आपने किस तरह करना है, कौन सी वार्ड में कौन सी, कितनी नंबर ऑफ लोग, और कितनी टाइप्स ऑफ लोग जो है ना आपने रखनी है, तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। दो टू टाइप्स ऑफ स्टाफिंग होते हैं, एक होता है स्टाफिंग पैटर्न, दूसरा होता है स्टाफिंग प्लान। स्टाफिंग पैटर्न किस चीज को कहते हैं? इट इज द नंबर एंड मिक्स ऑफ personnel या mixture of personnel that should be on duty per each unit per shift per day। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है? स्टाफिंग पैटर्न में नंबर एंड मिक्सचर ऑफ पर्सनल आती है, जैसे कि हमने स्टाफिंग में डिटेल से डिस्कस किया। तो इसमें नंबर एंड मिक्सचर ऑफ पर्सनल जो एक शिफ्ट में, एक दिन में, एक ही ड्यूटी पे जो है ना कितने लोग हैं, एक नर्सिंग यूनिट है तो उसमें जो है ना फ्रॉम 8 to 2 PM, फ्रॉम 8 to 2 PM जो है ना उधर कितनी नर्सेज है, नंबर ऑफ नर्सिंग, किस टाइप के नर्सेज है, तो ये सारे की सारे जो है ना क्या होते हैं, ये स्टाफिंग पैटर्न में आते हैं। स्टाफिंग प्लान इट डिटरमिन द नंबर ऑफ nursing personnel that must be hired to deliver nursing care on the nursing unit। स्टाफिंग प्लान में आप इसी स्टाफिंग पैटर्न के लिए प्लान करते हो। प्लान में क्या आता है? प्लानिंग में बेसिकली आता है कि आप कितने नंबर ऑफ पर्सनल जो है ना वो हायर करते हो ताकि वो आपके पेशेंट केयर के डिमांड्स को जो है ना वो पूरा कर सके। अब इनको जो है ना, इनके मेथड जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो इसके डिफरेंसेस भी आपको समझ आ जाएगा। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न को आपने किस तरह डिटरमाइन करना है? द नंबर ऑफ बेड्स, तो सबसे पहले एक है ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा एडवांस सिस्टम है। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे किया जाता था कि स्टाफिंग पैटर्न को लोग जो है ना द नंबर ऑफ बेड्स पर यूनिट जो है ना कितनी बेड्स है तो उस बेड्स के हिसाब से वो लोग नर्स लगाते थे, और तकरीबन जो है ना
4 to 6 बेड्स पे जो है ना वो एक नर्स असाइन करती थी, या वो जो है ना एवरेज सेंसेस ऑफ पेशेंट्स पर यूनिट में कितने पेशेंट है तो पेशेंट के हिसाब से वो नर्स असाइन करती थी। अगर एक यूनिट में 4 पेशेंट्स है तो उसके लिए एक नर्स, अगर 8 पेशेंट्स है तो उसके लिए 2 नर्सेज। तो ये जो है ना ये या सेंसेस ऑफ पेशेंट के हिसाब से या बेड्स के हिसाब से जो है ना वो लोग नर्स को हायर करती थी। द distribution of nurses is based on the nurse manager opinion of the proportion of care that is needed on each shift and adequate number to provide that care। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज है कि कौन से शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ नर्सेज चाहिए, ये तो आपने अप्रोक्सीमेटली बताया। अब ये नर्स मैनेजर पे डिपेंड करता है। नर्स मैनेजर को उधर की सिचुएशन का पता होता है कि इस शिफ्ट में जो है ना ज्यादा पेशेंट होते हैं, इस शिफ्ट में कम पेशेंट होते हैं। तो ज्यादातर जो है ना डे शिफ्ट में पेशेंट ज्यादा होते हैं तो उधर 45% ऑफ द स्टाफ अवेलेबल होगी। जो इवनिंग शिफ्ट है तो उसमें थोड़े से कम 35, और नाइट शिफ्ट में मुकम्मल स्टाफ को कम करते 20% ऑफ द स्टाफ अवेलेबल होते हैं। द ट्रेडिशनल स्टेट सिस्टम इग्नोर दैट द ग्रुप ऑफ पेशेंट माइट नीड मोर केयर देन अनदर ग्रुप ऑफ द सेम नंबर। अब ये जो है ना इन्होंने पेशेंट बेस पे काम किया था, पेशेंट या बेड्स बेस पे इसने काम किया था। इन्होंने इस चीज को नहीं देखा था कि ये पेशेंट जो है ना क्रिटिकल है, इनके लिए ज्यादा नर्सेज चाहिए, ये पेशेंट जो है ना ये स्टेबल है, इनके लिए कम नर्सेज चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने नहीं किया था। ये लोग सिर्फ नंबर के पीछे चली गई थी, ये पेशेंट के करेक्टरिस्टिक के पीछे नहीं चली गई थी। अब एडवांस सिस्टम आ गया। एडवांस सिस्टम में दो चीजों पे फोकस किया गया। एक, पेशेंट को आप क्लासिफाई करो कि पेशेंट किस टाइप के पेशेंट है। दूसरा, आप टास्क को क्वांटिफाई करो कि टास्क काम तो है लेकिन कितना काम है, ये भी आप क्वांटिफाई करो। तो सबसे पहले पेशेंट क्लासिफिकेशन फोकसेस ऑन पेशेंट नीड्स। पेशेंट नीड्स पे जो है ना ये फोकस करता है। पेशेंट आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द इक्विटी ऑफ देयर नीड्स एंड द डिग्री ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन नर्सेज। पेशेंट को किस तरह डिवाइड किया गया कि पेशेंट के नीड्स क्या है, उनके वो जो कंडीशन उनकी है वो एक्यूट कंडीशन में है या नहीं है, और साथ में जो है ना डिग्री ऑफ द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी नर्स पे कितना डिपेंडेंट है वो। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। द पेशेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नर्सिंग नीड्स एंड टू 3 मोर ग्रुप्स। अब नर्सिंग नीड्स के हिसाब से इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो ग्रुप है वो सेल्फ केयर कर सकते हैं, ओके, सेल्फ केयर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोग हैं वो। दूसरा जो ग्रुप है वो सेल्फ केयर कर सकता है लेकिन पार्शियल कर सकता है, उनको पार्शियल नर्सेज की जरूरत होता है और पार्शियली वो खुद से अपना काम कर सकता है। तीसरा जो कोयर है वो टोटली डिपेंडेंट है। इंटेंसिव यूनिट में जो लोग होते हैं या आईसीयू वगैरह में जो टोटली नर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो क्या है, वो ग्रुप 3 में आते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो था पेशेंट क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है ना टास्क क्लासिफिकेशन या टास्क क्वांटिफिकेशन फोकसेस ऑन नर्सिंग टास्क। टास्क किस लेवल का टास्क है टू बी परफॉर्म। कॉमन नर्सिंग टास्क आर आइदर डायरेक्ट नर्सिंग केयर, या तो डायरेक्ट नर्सिंग केयर है या इनडायरेक्ट नर्सिंग केयर। डायरेक्ट नर्सिंग केयर में ये है कि आप पेशेंट को डायरेक्टली मेडिकेशन देते हो या डायरेक्टली उससे वाइटल साइंस देते हो। इनडायरेक्ट नर्सिंग केयर आप अवे द पेशेंट जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो या जो है ना आप मेडिकेशन प्रिपेयर करते हो, तो ये चीजें जो है ना या फाइल वगैरह को सेट करते हो या एजुकेटिव सेशन जो है ना आप वो अरेंज करते हो, तो ये इनडायरेक्ट नर्सिंग केयर है। ये केयर है लेकिन इनडायरेक्ट, और इसको ज्यादा फोकस इनके लिए ज्यादा लोग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये जो टास्क क्वांटिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि इनडायरेक्ट नर्सिंग केयर में ज्यादा नर्सेज अभी चाहिए या डायरेक्ट नर्सिंग केयर में, तो वो डिपेंड करता है टाइम और कंटेक्स्ट पे कि किस लेवल ऑफ नर्सिंग केयर कितनी नर्सेज उनके लिए चाहिए। तो ये जो है ना ये एडवांस सिस्टम में इस पे फोकस किया गया कि आपने सिर्फ जो है ना ये नहीं करना कि इतने पेशेंट्स है उसके लिए इतने नर्स, नहीं, अपने पेशेंट को भी क्लासीफाई करना है, अपने टास्क को भी क्लासीफाई करना है, ताकि नर्सेज भी जो है ना वो उन पे भी बर्डन ना हो जाए और पेशेंट की केयर भी अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, मेथड फॉर यूज ऑफ सप्लीमेंट्री स्टाफ। अब आपने सप्लीमेंट्री स्टाफ को किस तरह जो है ना यूज करना है, तो उसके लिए मेथड्स क्या है, तो किस किस टाइप पे कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप सप्लीमेंट्री टास्क स्टाफ को हायर कर सकते हो। पहला जो है ना वो बारविंग मेथड है। बारविंग मेथड ये होता है कि आप टेम्पररी बारविंग स्टाफ फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। आपके पास एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और एक्सीडेंट हो गया, अब वो एक मेजर कोई धमाका वगैरह हो गया शहर में, और आपने जो है ना बाकी सारी यूनिट से जो है ना आपने नर्सेज को बुला लिया, बारो किया कि आ जाओ
इधर जो है ना इमरजेंसी में पेशेंट ज्यादा हो गई है। तो ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो है ना बारबीक्यू मेथड फ्रूटफुल होता है। फ्लोटिंग स्टाफ या फ्लोटिंग पूल, ये आपने जो है ना अपने हॉस्पिटल में आप ऐसी नर्सेज अपने पास जो है ना जिसको हम रिजर्व कहते हैं, रिजर्व लोग आप रखते हो अपनी, जो हर एक कंडीशन में, वो इमरजेंसी में भी काम कर सकता हो, वो कार्डियक यूनिट में भी काम कर सकता हो, ये रिस्पायरेटरी यूनिट में भी काम कर सकता हो, वो जो है ना सर्जरी यूनिट में भी वो काम कर सकते हो। तो ये आपने जो है ना हर एक फील्ड में आपने इनको क्या करे ट्रेन की हुई होते, और वो जो है ना हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं। जिस भी यूनिट में कमी आती है, नीड होते, तो ये उधर चले जाते हैं। तो ये फुल अप नर्सेज जो है ना, फुल अप नर्सेज आप अपने साथ रखते हो। अनकॉल स्टाफ क्या होता है? अनकॉल स्टाफ में जो है ना आप एम्प्लॉइज को जरूरत है, अब एक यूनिट है, यूनिट में जो है ना एक पेशेंट है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, उसको जो है ना सीवीपी लाइन इजीली पास नहीं हो रहा, तो आप दूसरी डिपार्टमेंट से, ज़्यादातर लोग आपने देखे होगी कि वो जो है ना जो आईसीयू सीसीयू की जो नर्सेज होते हैं, तो उनको अनकॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप आ जाइए और इस पेशेंट को जो है ना आप हैंडल करें। ओके, तो ये क्या होता है? अनकॉल स्टाफ होता है। अच्छा, फिर पैटर्न अफेक्टिंग स्टाफिंग पैटर्न डिटरमिनेशन। अब ये स्टाफिंग पैटर्न का तो हमने दो टाइप्स पढ़े कि आपने जो है ना टास्क क्वांटिफिकेशन करनी है, और फिर जो है ना टास्क क्वांटिफिकेशन के साथ साथ आपने जो है ना दूसरा पेशेंट क्लासिफिकेशन करना है। अब कौन से फैक्टर्स है जो इस स्टाफिंग पैटर्न को मुतासर करते हैं कि आप जो है ना ये वाले इतने टाइप्स ऑफ नर्सेज, या आपने जो है ना ये चीजें करनी है, तो कौन सी फैक्टर्स है? सबसे पहले नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस स्टाफिंग पैटर्न को मुतासर करते हैं। और इसमें जो पहला वाला फैक्टर है वो है पेशेंट केयर ऑब्जेक्टिव्स है। पेशेंट केयर ऑब्जेक्टिव में जैसे कि पेन मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कम करना, तो ये जो है ना ये क्या है कि स्टाफिंग पैटर्न को, ये पेन मैनेजमेंट ज्यादा होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए, इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये पेशेंट केयर ऑब्जेक्टिव्स सेट करना ये हॉस्पिटल की या ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी होती है। डिटरमाइन लेवल ऑफ पेशेंट केयर, कौन सी लेवल ऑफ केयर जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो इसमें कितने लेवल ऑफ केयर, ये टर्शियरी हॉस्पिटल है तो इसमें कितने लेवल ऑफ केयर, या जो पेशेंट आते हैं तो पेशेंट जो है ना वो टोटली डिपेंडेंट है, वो सेल्फ केयर डिपेंडेंट है, या वो इंटरमीडिएट डिपेंडेंट पेशेंट है, तो ये लेवल ऑफ पेशेंट केयर भी ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होता है। असाइनमेंट सिस्टम, असाइनमेंट सिस्टम का मतलब ये कि हाउ पेशेंट केयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नर्सिंग स्टाफ, कौन सी स्टाफ को जो है ना आप कौन सी पेशेंट, कौन सा पेशेंट जो है ना आप उसको असाइन करते हो। ओके, तो ये असाइनमेंट सिस्टम होता है। तो ये चीजें क्या है? नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अफेक्ट करते हैं स्टाफिंग पैटर्न को, कि आप पेशेंट केयर ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लेंथी है, ज्यादा है, तो उसके लिए आपने ज्यादा स्टाफ को हायर करना है। लेवल ऑफ केयर डिपेंडेंट है मुकम्मल, तो वो एक पेशेंट के लिए कभी कभार दो नर्सेज जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। असाइनमेंट है, पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो सीरियस कंडीशन में आपने उनको जो है ना कितने पेशेंट जो है ना वो अलाट करनी है, या कौन सी पेशेंट को, कौन सी नर्स को आपने कौन सा पेशेंट अलाट करना है, उसकी स्किल नॉलेज पे बेस करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में आता है पेशेंट का इक्विटी है या जनरल हेल्थ स्टेटस है। ओके, एक्यूट पेशेंट है या जनरल हेल्थ है, लेंथ ऑफ स्टे उसका कितना है, पेशेंट नंबर कितना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं टोटल, एज ग्रुप उनकी कितने हैं, पीडियाट्रिक या एडल्ट है, या केयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट कितना है, पेशेंट जो है ना कितना एक्सपेक्ट करता है। उनके साथ जो है ना कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं नर्सेज से, आपने उनको जो है ना फ्रीक्वेंट उनकी चेकअप्स जो है ना वगैरह वो करनी होती है, मोर अटेंशन उनको देना होता है। तो ये क्या है? ये पेशेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है आपकी स्टाफिंग पैटर्न को। ओके, स्टाफ फैक्टर्स क्या होते हैं? एजुकेशनल लेवल ऑफ नर्सेज, अगर एक नर्स है और वो ज्यादा एजुकेटेड स्किलफुल है, तो अगर उनको आप तीन चार नर्सेज, चार पेशेंट भी बैक हवाला करो तो वो हैंडल कर सकता है। ओके, एक्सपीरियंस लेवल ऑफ द नर्सेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल लेवल, स्टाफिंग नंबर, स्टाफ नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टाफ कितने, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ नर्सेज, हर एक नर्स है, सीसीयू नर्स है तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आईसीयू कार्डियक नर्स है तो उसका जॉब, उनकी जॉब में कौन कौन सी चीजें जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है ना नर्सिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा इन डिटेल प्रोसेस प्रोसीजर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना फिर नर्सेज ज्यादा हायर करना पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये स्टाफिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। फिर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर,
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में आता है बजट अवेलेबल, बजट कितना है, फिर जो है ना पर्सनल पॉलिसी रिगार्डिंग वर्क टाइम, वर्किंग हॉर्स जो है ना वो कितनी है, सपोर्ट सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सपोर्ट सर्विसेज है या नहीं है, साथ में जो है ना नंबर ऑफ बेड जो है ना वो कितनी है, आर्किटेक्चर डिजाइन ऑफ द यूनिट, यूनिट को जो है ना किस तरह डिजाइन की गई है। तो डिजाइनिंग ऑफ द यूनिट जैसा कि उधर जो है ना एनवायरनमेंट किस तरह, किस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये अफेक्ट करते हैं स्टाफिंग पैटर्न को। ओके, अब ये तो स्टाफिंग पैटर्न के आपने कौन सी नर्सेज किस डिपार्टमेंट में जो है ना आपने हायर करनी है, अब कितनी नंबर ऑफ नर्सेज आपने हायर करनी है, तो इसी के लिए जो है ना फिर हम स्टाफिंग प्लान करते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टाफिंग प्लान यूजिंग कैलेंडर डेज। अब जो है ना हम कैलेंडर डेज पे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है जिसके थ्रू जो है ना आप ये स्टाफिंग प्लान करते हो। और इसमें जो पहला मेथड है वो कैलेंडर डेज पे आप करते हो। किस तरह, डिवाइड द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर बाय द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कर पर नर्स पर ईयर डू। तो ये जो है ना आप नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितनी है और एक्चुअली वर्कर जो है ना कितने दिन जो है ना वो काम करते हैं। देखिए आप, नर्सेज नॉट वर्किंग द 364 डेज ऑफ द ईयर। साल में जो है 364 दिन होते, लेकिन नर्सेज तो 364 दिन ही काम तो नहीं करती, उनके हॉलीडेज होते हैं, उनके कैजुअल लीव्स होते हैं, उनके जो है ना एल लीव्स वगैरह होते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना उनकी जो डेज है वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में 272 डेज ओनली इन अ ईयर होते हैं। कितने होते हैं, 272 डेज होते हैं, बिकॉज द रेस्ट 92 डेज आर कंसिडर्ड एज फॉलोज। जो बाकी 92 डेज होते हैं ना तो वो क्या होते हैं, वो इन छुट्टियों वगैरह में जो है ना वो कट जाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ डेज आप 1 डे पर वीक जो है ना वो आप होते हैं, तो पर ईयर जो है ना वो 52 डेज आ गई। नंबर ऑफ कैजुअल लीव जो होते हैं, जो अर्जेंट लीव्स होते हैं, तो वो 24 डेज कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अलाउ करते हैं, कुछ कम अलाउ करते हैं। नंबर ऑफ एल डेज हॉस्पिटल से हॉस्पिटल पॉलिसीज में जो है ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन 10 डेज जो है ना अलाउ करते हैं। नंबर ऑफ हॉलीडेज 20 हॉलीडेज, जैसे कि ईद उल फितर हो गया या ईद उल अजहा हो गया या और इस तरह की फंक्शन वगैरह होती है, तो उसके हॉलीडेज जो है ना वो 20 डेज राउंड अबाउट, ये टोटल बनते हैं 106। अब ये डिपेंड करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो 92, 95, 100, 106, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करते हैं। ओके, अच्छा, लेकिन ज्यादातर जो है ना 106 डेज जो है ना वो फॉलो होते हैं। अब 364 डेज से जब आप 106 डेज माइनस करो तो ये आते हैं 258 डेज आते हैं। कितने आते हैं, 258 डेज। नंबर ऑफ नर्सेज नीडेड टू फिल वन पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स। अब जो है ना आपने ये तो 364 दिन में 106 दिन जो है ना वो कट गई, एक नर्स जो है ना वो सिर्फ 258 डेज काम करते पर ईयर में। तो ये बाकी 106 दिन के साथ आपने क्या करना है, तो इसके लिए आपने दूसरा नर्स जो है ना वो हायर करना होता है। तो नंबर ऑफ नर्सेज नीडेड टू फिल वन पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स। तो पर ईयर एक हॉस्पिटल में पर ईयर जो है ना एक ही पोजीशन को संभालने के लिए कितनी नर्सेज दरकार होते हैं, तो 258 दिनों के लिए एक नर्स और बाकी 106 दिनों के लिए आपने एक दूसरा नर्स हायर करना पड़ता है। तो वो दूसरा नर्स जो है ना वो सिर्फ 106 दिनों के लिए तो नहीं होता, वो जो बाकी दिन रहते हैं वो भी जो है ना वो पेल करेंगे। तो आप जो है ना अभी आप कैलकुलेट करोगे कि 364 दिनों के लिए, एक साल के लिए, एक पोजीशन के लिए कितने नर्सेज दरकार होते हैं। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप 364 को 258 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1.4 नर्स। तो एक पोजीशन के लिए पर ईयर जो है ना वो 1.4 नर्सेज दरकार होंगे, ये एक पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अब 2 पोजीशन है, तो अब आपको समझ आएगा 2 पोजीशन है, मीन के एक जो है ना 2 स्टाफ नर्सेज है, 2 स्टाफ नर्सेज है आपके पास, स्टाफ नर्सेज है आपके पास 2। तो अब 2 पोजीशन के लिए जो है ना कितनी नर्सेज पर ईयर दरकार होंगी, तो 258 डेज के लिए आपके पास जो है ना दरकार था एक नर्स हो। अब ये जो है ना ये अब डबल कर दो 364, तो ये 2 ईयर बन जाएंगे। तो जब आप ये तकरीबन 1.4 है ना, तो 1.4 को जब आप 2 पे मल्टीप्लाई करो तो ये तकरीबन आते 2.8 या 2.9 राउंड अबाउट। तो मतलब ये कि 2 पोजीशन के लिए आपके पास 3 नर्सेज फिर दरकार होते हैं। 2 पोजीशन को
1 ईयर के लिए 2 पोजीशन जब आप संभालते हो तो उनके लिए आपके पास 3 नर्सेज दरकार होते हैं। ओके, तो इस तरह की जो है ना आप डायरेक्टली सिंपली जो है ना आप इस तरह की कर सकते हो कि 364 जो है ना आप माइनस करो 106 से 258, तो 258 को आप 364 पे डिवाइड करो तो आपके 1.4 नर्स जो है ना वो 1 पोजीशन के लिए आएंगे। फिर 2 पोजीशन के लिए, 3 पोजीशन के लिए आप इन्हीं फॉर्मूलेज को फिर फॉलो अप करो। ओके, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नीडेड फॉर स्टाफिंग पैटर्न फॉर ऑल यूनिट्स। अब सारी यूनिट्स के लिए आप इस तरह की कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी पोजीशंस है और कितनी हॉलीडेज है और कितनी जो है ना एक्चुअल वर्किंग हावर्स है। तो आप जो है ना पर ईयर और एक्चुअल वर्किंग जो डेज होते हैं वो उन पे डिवाइड करोगे। ओके, सिस्टम ऑफ शिफ्ट डिफरेंशियल। अब जो है ना ये तो आएगा कि एक पोजीशन के लिए कितनी नर्स। अब इसमें शिफ्ट्स होते हैं, एक दिन में जो है ना 3 शिफ्ट्स होते हैं, तो शिफ्ट का फिर आप क्या करोगे। अ सिस्टम ऑफ शिफ्ट डिफरेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड टू कंपनसेट फॉर हावर्स वर्क एंड इवनिंग एंड नाइट। तो अब जो है ना अब वो एक पेशेंट है वो इवनिंग शिफ्ट में काम करती है, एक पेशेंट जो है ना एक नर्स है वो नाइट शिफ्ट में। तो ऑलरेडी इवनिंग और नाइट शिफ्ट जो है ना ये डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डे शिफ्ट हो जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हर कोई खुश होता है कि वो जो है ना उन पे काम कर सके, लेकिन नाइट शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट पे ये डिफिकल्ट होता है, हर कोई जो है ना इनके लिए नहीं आती। तो फिर इनकी सैलरी जो है ना आपने ज्यादा करनी होती है, तो 30% इसकी सैलरी बाकी से जो है ना ये ज्यादा होते हैं, राउंड अबाउट इस तरह के होते हैं। अच्छा, यूजिंग द केयर हावर्स फॉर डेवलपिंग स्टाफिंग पैटर्न। अब ये तो हमने स्टाफिंग प्लान जो है ना वो हमने किया कि कितनी नंबर ऑफ नर्सेज चाहिए, लेकिन आप पैटर्न हम डेवलप करेंगे। पैटर्न ये है कि आपने कौन सी शिफ्ट में कितनी नर्सेज, कौन सी टाइप्स ऑफ नर्सेज जो है ना आपने हायर करनी है। तो ये जो है ना आप स्टाफिंग पैटर्न आपने जो है ना डिटरमाइन करना। हॉस्पिटल यूज द पेशेंट केयर हावर्स फॉर डेवलपिंग स्टाफिंग पैटर्न कैन कैलकुलेट द स्टाफिंग प्लान यूजिंग द केयर हावर्स मेथड। तो अब इधर जो है ना हम केयर हावर मेथड की पैटर्न के थ्रू जो है ना हम स्टाफिंग पैटर्न जो है ना वो डिटरमिन करेंगे। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग अ कोर स्टाफ पर शिफ्ट, पर शिफ्ट जो है ना कितनी स्टाफ दरकार चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना नंबर ऑफ एक सर्जिकल यूनिट के एग्जांपल हमने इधर लिए है। सर्जिकल यूनिट में आपके पास जो है ना बेड है वो टोटल 25 बेड्स हैं। अब फॉर द प्रीवियस 6 मंथ जो है ना इन एवरेज जब आप लेंगे तो एवरेज में इन 25 बेड्स पे कितने पेशेंट जो है ना एवरेज ये 6 मंथ से आए हैं। तो आपने एवरेज लिया और 19 पेशेंट जो है ना वो एवरेजली इन 20, क्योंकि हर दिन जो है ना हर एक शिफ्ट में तो ये सारे बेड तो फिल नहीं होते ना, कभी जो है ना 25 बेड्स होते हैं लेकिन 10 बेड फेल होते हैं, कभी 20 बेड फेल होते हैं, कभी 25 ही फेल हो जाते हैं। तो एवरेज जो है ना 19 पेशेंट्स इन 25 बेड्स पे ये आ गए हैं। अब आपके पास जो है ना एवरेज डेली क्रेडिट केयर हावर जो है ना वो कितना है। फॉर एग्जांपल पर पेशेंट जो है ना पर पेशेंट आप 24 हावर में आप पर पेशेंट जो है ना 5 घंटे लगाते हो। याद रखिए, अब जो है ना हर एक पेशेंट के पास जो नर्स तो 24 घंटे तो नहीं होती ना, नर्स तो कुछ टाइम के लिए जाते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो आपने जो है ना क्या किया कि एवरेज टाइम जो है ना वो एक नर्स लेते हैं 25 आवर्स में, नर्स जो है ना सिर्फ 5 घंटे जो है ना वो पेशेंट के साथ गुजारते हैं। अब टोटल पेशेंट कितनी है, 19 है। एक नर्स ने एक पेशेंट के साथ 24 आवर में कितनी टाइम गुजारना है, 5 घंटे। तो 19 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा केयर हावर्स, आपके पास आएंगे टोटल केयर हावर्स 25 आवर में कितने आ गई, 95 हावर्स आ गए। ये क्या है, ये केयर हावर्स है। केयर हावर्स है कि आपने टोटल पेशेंट की कितनी केयर करनी, कितनी घंटे केयर करनी, 95 हावर्स है। अब एक शिफ्ट में कितना टाइम होता है, एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं। क्या होते हैं, 8 घंटे होते हैं। तो 8 पे आपने जो है 95 हावर को डिवाइड किया तो आपके पास आ गए 11.9 या 12 आ गई। ओके, तो आपके पास 12 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ आ गई। अब ये जो है ना नर्सेज की तादाद है कि आपने जो है ना कितनी नर्सेज आप लगाओगी, 12 नर्सेज जो है ना आप इसी सर्जिकल यूनिट में आप 25 बेड्स के लिए या 19 पेशेंट के लिए आपने 12 नर्सेज जो है ना वो हायर करनी है। अब ये 12 नर्सेज जो आप हायर करते हो तो ये 12 नर्सेज जो है ना ये हर एक शिफ्ट में फिर आप डिवाइड करोगे। किस तरह डिवाइड करोगे, इधर देखिए डे शिफ्ट है आपके पास, तो डे शिफ्ट में आपने जो है ना 6 नर्सेज रखनी है, क्योंकि डे शिफ्ट इसमें जो है ना इमरजेंसी ज्यादा होती है।
इसमें जो है ना पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो इधर आपने जो है ना 3 ऑरेंज रजिस्टर्ड नर्सेज रख ली, 2 जो है ना आपने लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज रख ली, और एक जो है ना आपने अदर स्टाफ रखा, कोई ऑक्सिलरी स्टाफ आपने एक और रखा। इवनिंग शिफ्ट में आप इसको कम करो, आप जो है ना इसको 2 नर्सेज, 1 एलपीएन और 1 ऑक्सिलरी। इधर जो है ना नाइट शिफ्ट में आप ऑक्सिलरी को मुकम्मल खत्म करो, एक आपके पास आरएन होना चाहिए, एक आपके पास जो है ना एलपीएन होना चाहिए। टोटल नर्सेज डे शिफ्ट में जो है ना 6 आ गई, इवनिंग शिफ्ट में जो है ना 4 आ गई, और नाइट शिफ्ट में आपके पास 2 आ गई। टोटल आपके पास जो है ना 12 नर्सेज इधर आ गई। तो 24 आवर में आपने जो है 12 नर्सेज को एकोमोडेट किया। तो ये क्या है, ये पैटर्न है। पैटर्न में ये बात आपने सिर्फ कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कि आपने जो है ना सिर्फ एवरेज आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, आपको जो है ना नंबर ऑफ बेड्स भी दी गई होंगी, आपने जो है ना डेली सेंसेस जो है ना वो भी आपको दी गई होंगी कि 25 बेड्स पे इतने पेशेंट्स आते हैं, या आपको डायरेक्ट पेशेंट का नंबर दिया गया होगा। आपको जो है ना ये भी बताया होगा कि इतनी हावर्स तक जो है ना एक पेशेंट का इतनी हावर जो है ना एक पेशेंट के साथ गुजारते हैं पेशेंट नर्स हो। तो ये भी, तो इससे जो है ना आप जब भी केयर हावर जो है ना आप मालूम करते हो, तो केयर हावर जो है ना आपके पास आएंगे, ये कि 19+5 ये केयर हावर्स आपके पास हो गई। अब केयर हावर को आप शिफ्ट पे डिवाइड करो। अगर आपको जो है ना, अगर आपके पास शिफ्ट की टाइमिंग जो है ना वो चेंज की गई, तो उसको भी आप फोकस में रखोगे। ओके, तो शिफ्ट पे डिवाइड करो, तो आपके पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ नर्सेज जो है ना वो आएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें जो है ना हमने इन डिटेल से पढ़ा कि हमने जो है ना स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफिंग प्लान को किस तरह डिटरमिन करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाफिंग प्रोसेस को जो है ना वो इन डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टाफिंग प्रोसेस आपने किस तरह करना है, सिलेक्शन किस तरह करना है, रिक्रूटमेंट, और फिर जो है ना ये सारे डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी की सारी जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।